हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बी फार्मेसी के सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी। उसका यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट चैप्टर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल इंजुरी एंड एडेप्टेशन। तो अब इसमें हम देखेंगे कि सेल इंजुरी एंड एडेप्टेशन के कुछ प्रिंसिपल्स। फर्स्ट है सेल इंजुरी। इसका मतलब है कि सेल इंज्योर होना, बिकम ड्यू टू सम ट्रेसेस की वजह से सेल इंज्योर होना, डैमेज होना, और फिर जो अपने अंदर वो चेंजेस करती है उसे कहते हैं एडेप्टेशन। मतलब वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ अपनी एडजस्टमेंट करती है, और इसी के बारे में हमें प्रिंसिपल्स देखने हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंजुरी। सेल इंजुरी मतलब सेल को ट्रेस आना, सेल का एनकाउंटर होना ड्यू टू चेंजेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब जो सेल के अंदर जो चेंजेस होंगे उसकी वजह से या फिर बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से सेल इंज्योर होना, इसे कहते हैं सेल इंजुरी। इसकी डेफिनेशन है वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस अ सेल एनकाउंटर्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस। मतलब डिफरेंट टाइप के ट्रेसेस सेल को एनकाउंटर करते हैं और उसी का रिजल्ट मिलता है कि वो अपने अंदर के चेंजेस की वजह से या फिर जो बाहर से एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होंगे उसकी वजह से सेल को जो इंजुरी होगी और उसमें जो ट्रेस तैयार होगा, इस वजह से सेल को जो इंजुरी होगी उसे कहते हैं सेल इंजुरी। मतलब अगर बाहर के एनवायरनमेंट से सेल को ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसे हाइपोक्सिया कहते हैं, और जिसके वजह से हमारी नॉर्मल सेल इंज्योर में कन्वर्ट हो जाएगी। या फिर टेम्परेचर की कमी होना, टेम्परेचर ज़्यादा होना, या फिर इसके अंदर ही सेल स्ट्रक्चर के अंदर ही कुछ कम या ज़्यादा होने से उसको इंजरी होना, उस पर ट्रेस तैयार होना, इसे कहते हैं सेल इंजुरी। अब हम देखेंगे सेल इंजुरी के फ्लो चार्ट। तो फर्स्ट है सेल इंजुरी के टाइप्स। 2 टाइप्स है सेल इंजुरीज के। फर्स्ट है रिवर्सिबल इंजुरी एंड सेकंड है इरिवर्सिबल इंजुरी। फर्स्ट रिवर्सिबल इंजुरी में हमारी सेल डैमेज होती है और फिर से रिकवर होकर नॉर्मल सेल में कन्वर्ट होती है, इसे कहते हैं रिवर्सिबल। मतलब वो रिवर्स जाकर फिर से सेल बनती है। लेकिन इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता। इरिवर्सिबल में हमारी सेल डैमेज होती है और वो फिर से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट नहीं होती। तो फर्स्ट नॉर्मल सेल है जो होम्योस्टैसिस की वजह से उस पर ट्रेस आया, मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई या फिर कुछ और हो गया, जिसके वजह से हमारी सेल जो नॉर्मल थी उस पर ट्रेस हो गया और उसने एडेप्टेशन किया। एडेप्टेशन किया मतलब कुछ उसके अंदर चेंजेस हो गए, इंटरनल चेंजेस या फिर एक्सटर्नल चेंजेस, जिसके वजह से सेल को रिकवर होने में हेल्प मिलेगी। या फिर वो डैमेज हो सकती है, 2 हो सकती है, एक तो वो रिकवर हो सकती है या फिर वो डैमेज हो सकती है। अगर वो रिकवर हो गई तो वो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब एडेप्टेशन के अगर ट्रेस की वजह से एडेप्टेशन हुआ और एडेप्टेशन की वजह से वो फिर से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर एडेप्टेशन बहुत देर तक वैसे ही रहा, ट्रेस की वजह से सेल ने एडेप्टेशन किया और वो फिर से जल्द रिकवर नहीं हो पाई, तो वो
सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब वो सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसे कोई भी एबिलिटी नहीं रहती जो वो अडेप्ट कर सके, जिसमें वो चेंजेस कर सके। एक बार सेल इंजोर हो गई तो उसके बाद वो अपने अंदर कोई भी एडेप्टेशन नहीं ला सकती। तो सेल इंजुरी रिवर्सिबल इंजुरी के थ्रू फिर से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकती है। सेल इंजुरी एक ऐसी स्टिमुलस है, इंजुरियस स्टिमुलस, जिसके वजह से हमारी सेल डैमेज होती है। ये हो गया रिवर्सिबल के बारे में, जिससे हमारी सेल इंजोर होने के बाद एडेप्टेशन करके फिर से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकती है। और सेकंड है इरिवर्सिबल, जो फिर से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट नहीं होती, वो या फिर नेचुरली डेथ हो जाती है या फिर एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है, जिसके फिर से रिकवर होने के कोई भी चांसेस नहीं होते। इरिवर्सिबल मतलब ई मीन्स दोबारा, रिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं दिखाती, दोबारा रिवर्सिबल प्रोसेस न दिखाना। उसके 2 टाइप्स है, फर्स्ट है नेक्रोसिस और सेकंड है एपोप्टोसिस। इसमें सेल की डेथ कंफर्म है। हमारी सेल फिर से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकती, जिसमें सेल की डेथ होनी ही होनी है। इरिवर्सिबल में फर्स्ट है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब एक्सीडेंटली सेल को इंजुरी होना, सेल डैमेज होना और फिर इस वजह से इरिवर्सिबल प्रोसेस में उसकी डेथ होना, इसमें होता है नेक्रोसिस। और सेकंड है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब नेचुरली सेल की डेथ होना या फिर नेचुरली सेल डैमेज होना और उसकी डैमेज होकर डेथ होना, ये होती है एपोप्टोसिस। तो ये हो गया पूरा फ्लो चार्ट अपना सेल इंजुरी का, जिसमें हमने देखा कि सेल कैसे नॉर्मल सेल से सेल इंजुरी में कन्वर्ट होती है और रिवर्सिबल इंजुरी के थ्रू फिर से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट होती है। और एक सेकंड देखा इरिवर्सिबल, जिसमें सेल नॉर्मल सेल में कन्वर्ट नहीं होती है और वो फाइनली इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू डेथ हो जाती है, थ्रू नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस मतलब सेल की डेथ होना, जिसमें सेल के रिकवर होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। अब सेकंड है एडेप्टेशन। पहले तो हमने देखा, हमारे चैप्टर का नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल इंजुरी एंड एडेप्टेशन। फर्स्ट देख लिया सेल की इंजुरी, अब सेकंड देखना है हमें एडेप्टेशन। अगर हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हुए तो सेल उसमें एडेप्टेशन करती है, और अगर इंटरनल एनवायरनमेंट में इंटरनली सेल में कोई चेंजेस हुए तो सेल एडेप्टेशन करती है। अब आपने देखा ही होगा ह्यूमन गांव से सिटी में जाते हैं जॉब करने के लिए या फिर अलग अलग काम से जाते हैं और वही रह जाते हैं, तो वो उस सिटी के एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं और गांव के एनवायरनमेंट से दूर चले जाते हैं। वैसे ही सेल अपने आप को ढाल लेती है जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए और साथ ही साथ इंटरनली जो चेंजेस हुए उसमें। सो उसकी डेफिनेशन है, फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल ऑन एक्सपोजर ऑफ टू ट्रेस द सेल्स मेक एडजस्टमेंट विथ द चेंजेस इन देयर एनवायरमेंट और एडाप्ट। मतलब उस सर्वाइवल में या फिर उस परिस्थिति में सेल को रहने के लिए और वो भी बिना ट्रेस के उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस होंगे वैसे वैसे सेल को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और उस प्रोसेस को कहते हैं एडाप्टेशन, जो सेल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसने एडाप्टेशन नहीं किया तो उसकी डेथ हो सकती है, वो इंज्योर हो सकती है, उस डैमेज हो सकती है और इसके वजह से बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं।
और इसीलिए वो सब रोकने के लिए सेल को अपने आप को एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हुए हैं उसी की तरह एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जिसे एडेप्टेशन की प्रोसेस से रोका जा सकता है। उसमें है फर्स्ट है होम्योस्टैसिस। होम्यो मीन्स सेम, स्टैसिस मीन्स स्टैंडिंग। डेफिनेशन है द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब जो हमारा बाहर का एनवायरनमेंट है उसके साथ हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखने के लिए होम्योस्टैसिस यूजफुल है। अब मानो बाहर के एनवायरनमेंट में गर्मी ज़्यादा हो गई, अभी समर सीजन चल रहा है तो गर्मी ज़्यादा हो गई, तो हमारे बॉडी को उस हिसाब से मेंटेन करने के लिए हमारे कुछ सेल्स होंगे, कुछ टिश्यूज होंगे या फिर न्यूरॉन्स होंगे जो हेल्प करेंगे इस सिचुएशन में हमें रहने के लिए जिसमें गर्मी ज़्यादा है। और अब देखेंगे कि विंटर सीजन आएगा या फिर रेनी सीजन आएगा, उसमें हमें ठंड लगेगी, मतलब टेम्परेचर की कमी होगी, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कम होगा, तो उस टेम्परेचर में ढालने के लिए हमारे बॉडी को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मतलब हमारे टिश्यूज सेल्स में कुछ चेंजेस होंगे जिसके वजह से हम हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कांस्टेंट रख पाएंगे, सेम रख पाएंगे, और इसी प्रोसेस को होम्योस्टैसिस कहते हैं। यूज टू डिस्क्राइब द कांस्टेंट स्टेट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब होम्योस्टैसिस यूज किया जाता है, होम्योस्टैसिस यूज किया जाता है कांस्टेंट स्टेट के लिए, इंटरनल एनवायरनमेंट के कांस्टेंट स्टेट के लिए होम्योस्टैसिस डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद में है फीडबैक सिस्टम। तो पर्सन है जो संवाद कर रहे हैं, मतलब बातचीत चल रही है उनमें, तो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से कुछ कहा और कुछ सवाल पूछे, तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो दूसरे व्यक्ति ने उसके पहले व्यक्ति के क्वेश्चन को समझा, अंडरस्टैंड किया और उसका जवाब दिया, और उसने जो उसका जवाब दिया उस प्रोसेस को कहेंगे हम फीडबैक सिस्टम। और इसी तरह हमारे बॉडी में भी फीडबैक सिस्टम होती है, जो अगर हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए तो इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे बॉडी का मेंटेन करने के लिए कुछ न्यूरॉन्स, सेल्स, टिश्यू उसे फीडबैक देंगे, मतलब रिस्पांस देंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पांस देंगे, और उसे कहते हैं फीडबैक सिस्टम। तो उसी के कंपोनेंट है नीचे 3। फर्स्ट है सेंसर। सेंसर मतलब सेंस। अब हमनों से सूंघते हैं, सेंस, एक सेंस होता है, हमें आंखों से देखते हैं, अगर हमारे बॉडी को किसी ने टच किया तो वो एक सेंस है। तो ऐसे सेंस मतलब हमारे सेंस क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, क्या हुआ है, मतलब एनालिसिस करते हैं, डिटेक्ट, कैप्चर करते हैं। किसी भी सिचुएशन को कैप्चर करने का काम कौन करता है, हमारी बॉडी के सेंसर्स करते हैं, जो डिटेक्ट द ट्रेस, मतलब सेल पर जो ट्रेस आया है, हमारे बॉडी के सेल पर जो ट्रेस आया है उसे डिटेक्ट मतलब कैप्चर करने का, उसके बारे में बताने का काम सेंसर करते हैं। मतलब बॉडी में कुछ चेंजेस हुए, मतलब चींटी ने काटा या फिर अगर गर्म पानी में आपने हाथ डाल दिया तो वो सेंसर सेंस कर लेता है और डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमने क्या किया है, एक्चुअली में हमें क्या हुआ है, चींटी ने काटा है या फिर हमने गर्म पानी में हाथ डाल दिया है। तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम सेंसर। उसके बाद कंट्रोल सेंटर, मतलब जो हमने सेंस को डिटेक्ट किया है उसे कंट्रोल करने का काम कंट्रोल सेंटर, ये हमारे ब्रेन में होता है, ब्रेन को ही कंट्रोल सेंटर कहते हैं। कंट्रोल सेंटर जो हमारे बॉडी के जो सेंसर ने डिटेक्ट की हुई इम्पल्स है उसे कंट्रोल करने का काम कंट्रोल सेंटर करता है। मतलब रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसर एंड सेंड्स मैसेज टू द एडजस्ट ट्रेस। मतलब अभी हमने कहा
कि दो लोगों में कि पर्सन में संवाद चल रहा है, मतलब ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। अब सेंसर और कंट्रोल सेंटर बातचीत कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से। सेंसर ने पूछा तुम्हें क्या पसंद है, तो इसने पूछा तो इसने उसे डिटेक्ट किया, इसने पूछने का काम किया, इसने डिटेक्ट किया, वो रिसीव किया, जो सेंसर ने कहा उसे रिसीव किया, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, उसे एनालाइज किया, मतलब एनालिसिस किया कि उसने क्या कहा है, हमें उसके जवाब में क्या कहना है, अब क्या कहना ठीक होगा, क्या नहीं कहना ठीक होगा। तो इसका सारा प्रोसेस कंट्रोल सेंटर में होता है, जिसने सेंसर की भेजी हुई से इम्पल्स को रिसीव किया और फिर उसने जवाब देना सोचा कि हमें क्या जवाब देना है, हम किस तरह जवाब दे सकते हैं। तो इसने मैसेज सेंड कर दी कि मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। तो वो किसके थ्रू करेगा, इफेक्टर के थ्रू, मतलब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, सेंसर ने भेजी हुई इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, मतलब इसने पूछा सवाल, ये रिसीव करेगा, ये रिसीव करेगा, उसे एनालिसिस करेगा, समझेगा कि क्या हुआ है एक्चुअली में बॉडी में, और फिर मैसेज सेंड करेगा कि मुझे ये पसंद है। इसने पूछा क्या पसंद है, मुझे ये पसंद है, क्या पसंद है, जो इसे पसंद है। और अब ये सेंसर को भेजना चाहता है, लेकिन वो डायरेक्टली सेंसर को नहीं भेज सकता, वो इफेक्टर के थ्रू सेंसर को भेजेगा। मतलब सेंसर ने इसको पूछा, कंट्रोल सेंटर ने इसका एनालिसिस किया और इफेक्टर के थ्रू वो सेंसर को भेजेगा कि मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। तो इफेक्टर का काम क्या है, रिसीव द मैसेज फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर एंड प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स विच रिस्टेबिलिश होम्योस्टेसिस। मतलब इफेक्टर क्या करेगा, रिसीव करेगा कंट्रोल सेंटर से मैसेज कि कंट्रोल सेंटर ने कहा मुझे पढ़ाई करना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है। तो इसने वो रिसीव किया, कंट्रोल सेंटर से रिसीव किया और प्रोड्यूस किया, इम्पल्स को प्रोड्यूस किया और वो भेज दिया सेंसर को, मतलब हमारे बॉडी के ऊपर जो सेंस ऑर्गन है उसको, कि कंट्रोल सेंटर को पढ़ाई करना पसंद है, लिखना पसंद है। तो ये हो गया पूरे फीडबैक सिस्टम के कंपोनेंट्स 3, सेंसर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर। सेंसर डिटेक्ट करेगा किसी भी स्ट्रेस को, कंट्रोल सेंटर और रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन, सेंसर से इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा एंड मैसेज तैयार करेगा टू एडजस्ट द स्ट्रेस, म्हणजे जो ट्रेस तैयार हुआ है उसे एडजस्ट करने के लिए मैसेज सेंड करेगा, किसको, इफेक्टर को। इफेक्टर कंट्रोल सेंटर से मैसेज रिसीव करेगा और रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा कि होम्योस्टेसिस रिस्टेबिलिश करेगा, मतलब स्टेबिलाइज करना चाहिए होम्योस्टेसिस को, बॉडी को मेंटेन करना चाहिए। जो ट्रेस हुआ है उसके अपोजिट रिएक्शन करने के लिए बॉडी को स्टेबिलाइज करना, और फिर इफेक्टर के थ्रू कंट्रोल सेंटर उस इम्पल्स को फिर से सेंसर के पास भेजेगा और सेंसर ट्रेस के जो हमारे बॉडी में चेंजेस हुए उस पर एक्शन करेगा। तो ये हो गई फीडबैक सिस्टम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और निगेटिव फीडबैक सिस्टम।